नमस्कार। उत्तराखंड एक्सप्रेस के इस वक्त के बुलेटिन के साथ मैं हूं अनुपम। प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों को लेकर के सबसे पहले बात कर रहे हैं बड़ी खबर की। सीएम धामी से आज सुबह 10:30 बजे भास्कर खुल्बे मुलाकात करेंगे। भास्कर खुल्बे ने कल बद्रीनाथ और केदारनाथ के निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया है। बताया जा रहा है कि इस दौरान बद्रीनाथ केदारनाथ में चल रहे काम पर बातचीत होगी। सीएम धामी से मिलेंगे भास्कर खुल्बे। बद्रीनाथ केदारनाथ में जो काम हो रहा है उसको लेकर यहां पर बातचीत होगी। पीएमओ में सलाहकार हैं भास्कर खुल्बे। सुबह 10:30 बजे सीएम हाउस में मुलाकात होगी। बद्रीनाथ केदारनाथ में काम जो चल रहे हैं, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, उसको लेकर लगातार जो भी चीजें हो रही हैं उनकी जानकारी यहां पर हासिल की जा रही है। और पीएमओ में सलाहकार हैं भास्कर खुल्बे। सीएम धामी से उनकी मुलाकात सुबह 10:30 बजे होगी। और सीधे रुख करते हैं देहरादून का, जहां से ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी दीपांकर भट्ट। दीपांकर, सबसे बड़ी बात यह है कि आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इस मुलाकात के बाद आगे की रूपरेखा और प्लानिंग पर बातचीत होगी कि अब आगे केदारनाथ और बद्रीनाथ के काम कैसे हों। बिल्कुल अनुपम, सबसे खास बात यही है क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट है कि केदारनाथ का जो पुनर्निर्माण होना है और बद्रीनाथ में जो मास्टर प्लान के तहत काम होना है। भास्कर खुल्बे कल पहुंचे थे पहले केदारनाथ, वहां पर उन्होंने तीर्थ पुरोहितों से मुलाकात की, पूरे काम वहां पर देखे। इसके अलावा फिर जोशीमठ होते हुए फिर बद्रीनाथ भी पहुंचे और कल वो बद्रीनाथ में ही रुके। इसके अलावा माणा में भी वो गए। माणा गाँव में जो बद्रीनाथ का जो मास्टर प्लान होगा माणा तक का, उसमें डेवलपमेंट होना है, पहली बात। दूसरी बात यह कि भास्कर खुल्बे ने कहीं ना कहीं तीर्थ पुरोहितों के मन को भी टटोला है कि अगर बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत काम शुरू होता है तो कहीं कोई नाराजगी तो नहीं है। वही केदारनाथ या चार धाम में जो देवस्थानम बोर्ड को लेकर नाराजगी है, कहीं ऐसा ना हो कि मास्टर प्लान पर काम शुरू होने के साथ वहां पर कोई नाराजगी दिखे, इसको भी उन्होंने टटोला है। और आज भास्कर खुल्बे जो प्रधानमंत्री ऑफिस में सलाहकार हैं, वो आज मुख्यमंत्री पुष्कर धामी से मुलाकात करने वाले हैं। इससे पहले मुख्य सचिव केदारनाथ गए थे। तो कुल मिला के आज भास्कर खुल्बे अब मुख्यमंत्री को यह बताएंगे कि किस तरह की स्थितियां वहां पर हैं। अब अगर हम वहां पर डेवलपमेंट के वर्क आगे करेंगे तो वहां पर कोई हमें दिक्कत का सामना तो नहीं करना पड़ेगा। और अब जो खास 2 दिन है आने वाले 1 महीने के भीतर भीतर, एक विजयदशमी और दूसरा दीपावली, इन 2 मौकों पर उस तारीख का इंतजार किया जा रहा है कि किस दिन पर बद्रीनाथ में मास्टर प्लान का शिलान्यास किया जाए, या तो विजयदशमी को या फिर दीपावली को। ये 2 तारीखें देखी जा रही हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद वहां पर आकर शिलान्यास करेंगे, खासतौर पे बद्रीनाथ में। और केदारनाथ में लोकार्पण होना है। जाहिर तौर जहां शंकराचार्य की जो तपस्थली, वहां पर शंकराचार्य की एक बड़ी मूर्ति लगाई गई है, उसका वहां पर लोकार्पण होना है। तो कुल मिलाकर बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो प्रोस्पेक्टिव है वो बहुत बड़ा है, नेशनल प्रोस्पेक्टिव है। और भास्कर खुल्बे उस पूरे मूड को इस समय भांप के गए। और आज मुख्यमंत्री से जब मिलेंगे तो जाहिर तौर पर यह बात होगी कि राज्य सरकार कौन सी तारीखों के लिए तैयार होती है और पीएमओ से कौन सी डेट्स मिलती हैं कि प्रधानमंत्री को किस तारीख पर आकर यहां पे शिलान्यास और उद्घाटन लोकार्पण करना है। दीपांकर, लेकिन सबके बीच में ये सारी चीजें बड़ी महत्वपूर्ण है। क्या अब जो प्लानिंग होगी, जो एग्जीक्यूशन हो रहा है काम का, उसको लेकर के कितनी सिचुएशन जो वो संतुष्ट हो पाते हैं भास्कर खुल्बे, और क्या जो सिचुएशन है उसको लेकर भी भास्कर खुल्बे मुख्यमंत्री धामी को कोई निर्देश या किसी तरह की कोई जानकारी उनको देते हैं, ये भी यहां पर देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। देहरादून से खबर है, पुष्कर धामी की आज कैबिनेट बैठक होनी है। बताया जा रहा है कि बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लग सकती है। सुबह 11:30 बजे होने वाली ये बैठक है, सचिवालय में बैठक होगी। और धामी कैबिनेट की सुबह 11:30 बजे कई अहम प्रस्तावों पर आज मोहर लगने की संभावना है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्यपाल की यह मुलाकात शिष्टाचार भेंट रही है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर उत्तराखंड सरकार ने बड़ा फैसला किया है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। 2 व्हीलर की खरीद पर अधिकतम 3,500 रुपए दिए जाएंगे, जबकि 4 व्हीलर की खरीद पर अधिकतम 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं इसके लिए पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में आवेदन करना अनिवार्य होगा। पुलिस के शक्तिमान घोड़े मामले में गणेश जोशी के साथ अन्य 4 आरोपितों को कोर्ट ने दोषमुक्त किया है। दरअसल साल 2016 में बजट सत्र के दौरान भाजपा ने तत्कालीन कांग्रेस सरकार के खिलाफ
विधानसभा तक रैली निकाली थी। इस दौरान पुलिसकर्मियों और बीजेपी समर्थकों के बीच में झड़प भी हुई थी। आरोप था कि इस दौरान बीजेपी विधायक गणेश जोशी ने पुलिस की लाठी छीनकर उन्हीं पर बरसाना शुरू कर दिया। लाठी की कुछ चोटें पुलिस के घोड़े शक्तिमान को भी आईं, जिसके चलते वो घायल हो गया था और बाद में उसकी मौत हो गई। इस सिलसिले में पुलिस ने जोशी के खिलाफ बलवे और मारपीट के अलावा पशु क्रूरता अधिनियम का मामला दर्ज कराया था। इसमें आज देहरादून कोर्ट ने सभी आरोपितों को दोष मुक्त किया है। वहीं मामले में मंत्री गणेश जोशी की भावुक होते हुए कहा कि मैं पहले से कह रहा था कि मैं निर्दोष हूं और सत्य की जीत हुई है। देखिए, सत्य की जीत हुई। मैंने उस टाइम भी कहा था कि मैं दोषी नहीं हूँ। न्यायपालिका ने न्याय दिया है, मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूँ और अपने वकील मित्रों का, बाहर के लोगों का, जो मेरी बहुत ज़्यादा चिंता कर रहे थे, इसी का प्रतिबल है कि आज मुझे न्याय मिला। और एक बार मैं फिर कहता हूँ कि सत्य की हमेशा जीत होती है। पिथौरागढ़ शहर और उससे सटे इलाकों में गुलदार का आतंक गहरा गया है। हालात इतने खतरनाक हो चुके हैं कि प्रशासन को नाइट कर्फ्यू का सहारा लेना पड़ रहा है। पिथौरागढ़ शहर के आसपास 3 दर्जन से ज्यादा गुलदार सक्रिय हैं। इसी तरह पिथौरागढ़ शहर में एक बार फिर गुलदार की दहशत कायम हो गई है। हालात ये हैं कि आधे से अधिक शहर में शाम ढलते ही जगह जगह गुलदार नजर आ रहे हैं। कुछ ही दिन पहले बजेटी में गुलदार ने एक बच्ची को अपना निवाला भी बना डाला था। भयावह हालात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में गुलदार की वजह से कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। प्रशासन ने शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक आधे शहर में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया है। इसमें नाइट कर्फ्यू जो मेरे इंस्ट्रक्शन या डायरेक्शंस पे अभी रात को उसको किया गया है, तो शाम 8 बजे के टाइम से मॉर्निंग तक रहेगा। आपदा प्रबंधन केंद्र का जो नंबर है उस पर भी अगर कहीं लेपर्ड साइटिंग होती है तो इमीडिएटली बताया जाने के लिए निर्देशित किया गया है, गश्त बढ़ाए जाने। वैसे तो पिथौरागढ़ के 80% इलाके में गुलदार नजर आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल पौड़, पपदेव, GIC रोड, बजेटी, रई और चंडाक में कर्फ्यू लगाया जा रहा है। यहाँ 24 किलोमीटर के दायरे में 3 दर्जन से ज्यादा गुलदार सक्रिय बताए जा रहे हैं। हालांकि कर्फ्यू लगाने जैसा बड़ा कदम कई लोगों को रास नहीं आ रहा। इस प्रकार से प्रशासन ने कर्फ्यू लगा रखा है, इस कर्फ्यू लगाने से कोई फायदा नहीं होगा, लोगों को दिक्कतें हो रही है। और सबसे पहले वन विभाग ने पिंजरे बढ़ाने चाहिए और पुलिस अपनी गश्त बढ़ाए, तो क्या कहते हैं, लोगों की समस्या वैसे ही दूर हो जाएगी। नगर पालिका प्रशासन के द्वारा लाइटों की व्यवस्था कर दी जाए ताकि क्षेत्र में लगातार रास्तों में उजाला हो जाए। गुलदार के खौफ के कारण इससे पहले साल 1978 में पौड़ी में अघोषित कर्फ्यू लगाया गया था, लेकिन ये पहली बार है जब घोषित तौर पर कर्फ्यू लगाया है। ऐसे में अब देखना बाकी है कि आखिर कब यहाँ के लोगों को गुलदार के आतंक से मुक्ति मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। चमोली के निजबुला घाटी में निर्माणाधीन सड़क पर भूस्खलन की तस्वीर सामने आई है। यहां पहाड़ से भूस्खलन होने के चलते भारी मलबा नीचे आ गया है। वहीं पहाड़ के ठीक नीचे गोड़ा गांव का एक स्कूल भी है। गनीमत रही कि पहाड़ से गिरने वाला ये मलबा स्कूल की ओर नहीं गिरा, नहीं तो स्कूल भवन को भी नुकसान पहुंच सकता था। आगे बढ़ते हैं। नैनीताल जिला कोर्ट में लोगों की मदद के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने फ्रंट ऑफिस को तैयार किया है। इसका उद्घाटन हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज तिवारी ने किया। इस कार्यालय में लोग कानूनी सहायता के साथ प्रार्थना पत्र लिखवा सकेंगे और जो नहीं आ सकते वो फोन से भी सलाह ले सकेंगे। वहीं इस दफ्तर को खोलने का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे लोगों को न्याय देना भी। 5000 किलोमीटर लंबी सड़कों को 1 महीने में गड्ढा मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। बारिश के बीच हो रहे इस काम पर विपक्ष सवाल खड़े कर रहा है। लोक निर्माण विभाग ने 15 सितंबर से सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का अभियान चला रखा है, जिसमें 31 अक्टूबर तक 5827 किलोमीटर लंबी सड़कों को गड्ढा मुक्त करना है। लेकिन उसके सामने लगातार हो रही बरसात चुनौती बन गई। फिर भी विभाग ने काम शुरू कर दिया है। विभाग का दावा है कि करीब 1500 किलोमीटर में सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है।
हम लोग उसकी स्थिति में हैं, क्योंकि हमारे पास पूरी टीम है और उसकी स्थिति में हम लोग हैं, उसको हम करेंगे। उसके लिए निर्देश दिए गए हैं। जो टारगेट है वो हम इसलिए पूरा नहीं कर पाए क्योंकि बरसात काफ़ी थी और काफ़ी कनेक्टिविटी में काफ़ी बाधा थी, परंतु जैसे बरसात कम होगी हम 31 अक्टूबर तक पूरी तरीके से सड़कों संचालन कर देंगे। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने बिना टेंडर कार्यकर्ताओं को काम देने का एक नया तरीका इजाद कर लिया। वहीं इस अभियान पर सवाल भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि बारिश के चलते कोलतार लगाते ही ये उखड़ जा रहे हैं। अगर ये गड्ढे भरते भी हैं इस बारिश के सीज़न में, तो बरसात के सीज़न में भरा हुआ कोलतार वो उसकी पकड़ कमज़ोर होती है और वो निश्चित रूप में 15-20 दिन में उसने उखड़ जाना है। ये एक दूसरा तरीका, ये अपने कार्यकर्ताओं को बिना टेंडर के काम देने का भी एक तरीका है। बिना टेंडर के सरकारी पैसों को खुर्द-बुर्द करने का भी एक तरीका है। भ्रष्टाचार का एक नया तरीका ईजाद कर रहे हैं लोग। उत्तराखंड में सड़कें हमेशा से ही मुद्दा रही हैं, खासकर जब चुनाव नजदीक हो तो सड़क नहीं वोट नहीं के नारे आम हो जाते हैं। फिलहाल प्रदेश भर में कोई भी सड़क ऐसी नहीं जो बारिश में सुरक्षित हो। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सुनील नौप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी से खबर है, जहां पर एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। डबरानी के पास हुए हादसे में एक यात्री की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी लोग उत्तर प्रदेश के औरैया के रहने वाले थे और गंगोत्री दर्शन के लिए जा रहे थे। उत्तरकाशी से खबर, एक श्रद्धालु की मौत हुई है। गंगोत्री के डबरानी के पास यह हादसा हुआ है जिसमें एक श्रद्धालु की मौत हुई है। 3 लोग वहां पर घायल हुए हैं। गंगोत्री के डबरानी के पास यह हादसा हुआ है। एक श्रद्धालु की मौत हुई है, 3 लोग वहां पर घायल हुए हैं। यूपी के औरैया के रहने वाले हैं सभी। गंगोत्री के डबरानी के पास यह हादसा हुआ है। खबरें और भी हैं, फिलहाल रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। स्वागत है। ब्रेक के बाद चमोली से खबर है, जहां पर सड़क पर भारी बोल्डर आने के चलते बद्रीनाथ एनएच बंद हो गया। बताया जा रहा है कि सेलंग और जोशीमठ के बीच झटकुला के पास सड़क पर भारी बोल्डर आ गया। वहीं सड़क बंद होने से आवाजाही प्रभावित हो रही है। कुमाऊं के तराई में मौजूद सिख मतदाता 2022 में किस पार्टी के साथ खड़ा होगा, इस पर संशय बरकरार है। ऐसे में राजनीतिक दल सिखों को लुभाने की रणनीति बना रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पिछले 1 साल से जारी किसानों के इस आंदोलन ने तराई में सिख मतदाताओं को राजनीति के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। इसीलिए बीजेपी कांग्रेस के साथ ही नई नवेली आम आदमी पार्टी भी सिख मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की कोशिश में है। सत्ता में बैठी बीजेपी ने तो साफ तौर पर प्रदेश के मुख्य सचिव की कुर्सी के साथ ही अपने सह चुनाव प्रभारी और सैन्य बैकग्राउंड वाले सिख चेहरे को उत्तराखंड का राज्यपाल बनाकर सिख मतदाताओं के बीच साफ संदेश देने की कोशिश की है। और इन सब के बीच पार्टी बड़े नेताओं को तराई के मैदान में उतारने की योजना बना रही है। अभी ये लगातार तय करते रहेंगे। देश के प्रधानमंत्री भी आएंगे, गृह मंत्री भी आएंगे, रक्षा मंत्री भी आएंगे, अन्य मंत्री भी आएंगे, राज्यों के मुख्यमंत्री भी आएंगे, सभी लोग आएंगे। ये हम लगातार लगाएंगे, जहां जहां जाएंगे आपको बताता रहूंगा। दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि तराई में उसके पास हर तरह के चेहरे मौजूद हैं, लिहाजा सिख हाथ के साथ है। उत्तराखंड में अपना खाता खोलने के लिए हाथ पांव मार रही आम आदमी पार्टी को उत्तराखंड के सिख किसानों का पंजाब कनेक्शन खूब फा रहा है और पार्टी इसी के सहारे मैदान मार लेने का ख्वाब देख रही है। रूप से पंजाब में आप लोगों ने देखा कि हम लोगों ने पिछली बार वहाँ पे एक बहुत अच्छा एक हम विपक्ष के रूप में वहाँ पर हम बैठे 22 सीट हम लेके आए थे। और अभी आप देख रहे होंगे तमाम एग्जिट पोल्स में कि पंजाब में हम लोग अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं। तो उसी तरह का वोट बैंक, उसी तरह के लोग, उसी वही तरह की सृष्टि तराई क्षेत्र में भी है। तो हम बिल्कुल, हमको आशा है, उम्मीद है कि तराई का जो वोटर है वो हमको मदद करेगा। कुमाऊं की तराई में मौजूद 9 विधानसभाओं में से काशीपुर, गदरपुर, बाजपुर के साथ ही नानकमत्ता का इलाका ऐसा है जहां सिख मतदाता अच्छी खासी संख्या में है। लिहाजा इन्हें अपने पाले में लाने के लिए राजनीतिक दल तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं, क्योंकि जीत की चाबी इन्हीं के हाथ है। उधम सिंह नगर से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र सिंह नेगी की रिपोर्ट। मैट्रिमोनियल साइट के जरिए देहरादून निवासी से 17 लाख का फ्रॉड करने वाले साइबर अपराधियों को उत्तराखंड एसटीएफ ने अरेस्ट किया है। मामले में नाइजीरियन आरोपी समेत 3 लोगों को पुणे से गिरफ्तार किया गया है। ये नाइजीरियन गैंग फर्जी सिम का इस्तेमाल कर पुणे से देश भर में
ठगी का जाल ऑपरेट कर रहा था। वहीं एसटीएफ को आरोपियों के पास से 10 मोबाइल, 18 एक्टिव सिम कार्ड, 3 पासपोर्ट सहित कई अन्य गैजेट्स की बरामदगी हुई है। आरोपी मैट्रिमोनियल साइट पर विदेशी महिला बनकर दोस्ती कर बिजनेस में मुनाफा कमाने के नाम पर इन्वेस्ट कराने का झांसा देते थे। को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ उनकी को एक्म्प्लिस जो एक महिला मूल रूप से झारखंड निवासी है, जो दुबई से नौकरी छोड़कर यहाँ पर कोविड के कारण जब आई थी, उसके साथ ही दोनों की दोस्ती हुई और दोनों ने मिलकर अपने अन्य साथियों के साथ, और उसमें एक सिम सेलर भी वहाँ का है जिसकी शॉप है वहाँ पर पुणे में, उसके साथ मिलकर फेक सिम लिए गए, तो इनको गिरफ्तार किया गया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।